सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इटली में एक बादशाह हुकूमत करता था, उसकी रियाया उसे बहुत नापसंद करती थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। अच्छा, उस बादशाह का एक बड़ा ही खुशामदी वज़ीर था। वो दिन रात बादशाह की नेकी, सच्चाई, इंसाफ की झूठी तारीफ़ें करता। बादशाह का हुक्म था कि मुझे रियाया के लोगों का हाल सच सच बताया करो कि कौन किस हालत में है और मेरे बारे में लोग एक्चुअली कहते क्या हैं। अच्छा, इस तरह वो कहता था कि मैं उनकी राय और सबके हालात सही तौर पे मालूम कर सकूंगा। अच्छा, जवाब में दूसरे वज़ीर तो खामोश रहते, मगर एक तारीफ़ करने वाला वज़ीर फ़ौरन कहता कि हुजूर की नेकी, इंसाफ के चर्चे सारे मुल्क बल्कि दुनिया भर में होते हैं। भला वो कौन बेवकूफ़ आदमी होगा जो हुजूर से खुश ना हो। हमारे मुल्क की राया तो बेहद आराम और चैन से और सुकून से रह रही है, आपसे बड़ी मुतमईन है। अच्छा, बादशाह को उसकी बातें सुनते सुनते शक होने लगा कि हो सकता है कि ये खुशामदी मुझसे सच्ची और साफ बातें नहीं करता और बड़ा ही खुशामदी है और इसके धोखे में आकर मैं अपनी रियाया के असल हाल से बेखबर रहूँगा। ये सोचकर उसने इरादा किया कि इस वज़ीर को किसी तरह आजमाया जाए। पहले तो वो उसे बातों बातों में समझाता रहा कि देखो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके सारे लोग अपने बादशाह से खुश हों, और कोई बादशाह ऐसा हो सकता है जिससे किसी को तकलीफ भी पहुँचे। वज़ीर को चाहिए कि उसके सामने सच बोले और हक बात कहे। मैं चाहता हूँ कि तुम निडर होकर मेरे सामने रियाया का हाल, उनके ख्यालात और मेरे इंतज़ाम की सही हालत मुझे बता दिया करो, ताकि मैं सब लोगों की अच्छी तरह देखभाल कर सकूँ। लेकिन वज़ीर अपनी खुशामद की आदत से इतना मजबूर था कि बाज ना आया और इसी तरह झूठी सच्ची बातें बनाकर तारीफ़ें करता रहा। अच्छा, आखिर बादशाह ने तंग आकर उसकी आजमाइश के लिए उससे कहा कि हम तुम्हारे काम और तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुए हैं और इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। ये इनाम एक दिन की बादशाहत है। कल तुम बादशाह बनोगे और दरबार में सब अमीरों, वज़ीरों और लोगों को जमा करके तुम्हारी एक दिन की बादशाहत का हम ऐलान करेंगे। अच्छा, वज़ीर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन शाही दरबार में मेहमान आना शुरू हुए। हर तबके के लोगों को दावत दी गई थी और उनके सामने वज़ीर को बादशाह ने अपना ताज पहनाया और अपने तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया जी कि आज के दिन हम बादशाह नहीं हैं, आप लोगों का ये बादशाह है। और इसके बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। अच्छा, खुशामदी वज़ीर बादशाह बना बड़ी शान से तख्त पे बैठा नए नए हुक्म चला रहा था और असली बादशाह एक दिन के नकली बादशाह के पास चुपचाप बैठा हुआ था। अब इतने में एक दिन के बादशाह की नज़र अचानक ऊपर उठी तो क्या देखता है, वो खौफ से कांपने लगा। असली बादशाह उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। किस्सा ये था कि जो नकली बादशाह है उसने देखा क्या, उसने देखा कि शाही तख्त के ऐन ऊपर, उस जगह जहाँ पर वो बैठा हुआ था, उसके सर पर एक चमकदार तलवार लटक रही थी जो समझ लें कि बाल जैसी बारीक जो डोरी है ना, उससे बंधी हुई थी। अच्छा, उसे देखकर नकली बादशाह का तो डर से बुरा हाल हो गया कि कहीं ये जो बाल है टूट ना जाए और तलवार सीधी उसके ऊपर गिर जाए। अच्छा, नकली बादशाह ने बहुत संभलने की कोशिश की, मगर उससे खौफ की वजह से ना सीधा भी नहीं बैठा जा रहा था। अच्छा, आखिर मजबूर होकर ना उसने असली बादशाह से कहा कि हुजूर, ये जो तलवार मेरे सर पे लटक रही है ना, इसे हटा दें प्लीज़। असली बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ये कैसे हटाई जा सकती है, ये तलवार हर बादशाह के सर पर हर वक्त लटकती रहती है और इसे फ़र्ज़ की तलवार कहते हैं। कौन सी तलवार? फ़र्ज़ की तलवार। और अगर कोई बादशाह अपने फ़र्ज़ से ज़रा भी गाफिल होता है तो यही तलवार उसके सर की खबर लेती है। लेकिन जो बादशाह इंसाफ और सच्चाई से हुकूमत करता है तो ये तलवार उसकी हिफाजत करती है। अब तो वज़ीर की बहुत ही बुरी हालत हो गई और वो परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि उस एक दिन की बादशाहत में कहीं वो ऐसे ऐसे हुक्म चलाए जिससे उसके जो ख़ानदान वालों, अजीज़ों और दोस्तों को खूब फ़ायदे पहुँचे, मगर अब तो उसके सारे जो मंसूबे खाक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो असली बादशाह उसकी घबराहट देखकर कहने लगा कि अब तुम्हारी समझ में आया कि बादशाह की जिम्मेदारियाँ होती क्या हैं और उसकी जान को क्या क्या अजाब झेलने पड़ते हैं। फिर खुशामदी वज़ीर अपने बादशाह की झूठी तारीफ़ करके मुल्क, बादशाह और रियाया की भलाई नहीं करते और ख़ुद अपने भी खैर ख्वाह नहीं होते, बल्कि वो अपने बादशाह को इस चमकदार तलवार की जद में लाते हैं जो उसके सर पर लटक रही होती है हमेशा, हर वक्त। वज़ीर अपने बादशाह की ये सारी बातें सुन रहा था और फिर बहुत शर्मिंदा हुआ और झूठी खुशामद से
बाज रहने की तौबा करके बादशाहत से दस्तबरदार हो गया। अब नाज़रीन, सियासत की बात अगर मैं करूं तो यहाँ भी जो पूरा माहौल है वो इसी कहानी जैसा है। यानी कई खुशामदी लोग हैं, आपको पता है, जो अपने सरबराह को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर अपने और अपने लीडर के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। खुशामदी हमेशा लीडर के लिए मुश्किल खड़ी करता है, और जो सच्ची बात कहने वाला होता है, चाहे वो कड़वी बात कह दे, वो कभी भी लीडर के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करता, बल्कि वो सच बताता है कि ये हकीकत है, ये हो रहा है। अब ऐसी जो खुशामद की झलक है वो यहाँ मिलती है जहाँ बरतानवी अदालत ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सबूतों में कमी की वजह से मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान को बरी और जो मुंजमद असासें बहाल करने का हुक्म दे दिया। बस जी, इस खबर का आना था कि लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को तमाम मुकदमात से बरी करार कर डाला। कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि हकीकत यह कि करप्शन केसेस अब भी शहबाज शरीफ साहब का पीछा कर रहे हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि जी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत में एक और जंग ने सर उठा लिया है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो मुंजमद असासे हैं बहाल करने का हुक्म दिया, और नून लीग खुशी के शादियाने बजाने लगी। हुकूमत इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रही है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है जी कि जी ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का था ही नहीं, ये तो मशकूक ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक केस था, जिसकी तहकीकात बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने की और अदालत में रिपोर्ट पेश की। अब इस फैसले पर नून लीग के रद्द-ए-अमल को देखते हुए शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जी बरतानवी अदालत से जो जारी हुक्मनामा है उसमें कहीं शहबाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से बरी किया गया और ना ही उनके खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई मुकदमा था। अब इस सारे केस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी नून लीग करप्शन केसेस को सियासी इंतकाम और इल्ज़ामात का पलंद कर बरी जमा होना चाहती है, और एहसन इकबाल साहब इसी इंतकामी कार्रवाई की शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा एहसन इकबाल साहब का। अच्छा, सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, बकौल इनके इस मामले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और कोई दे ना दे नून लीग ने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन मैं ज़रा नाजरीन के साथ यहाँ बरतानवी अदालत के जो ऑर्डर है, फैसले के जो अहम निकात हैं वो ज़रा शेयर कर देती हूँ। बरतानवी अदालत ने बरतानवी जो तहकीकाती एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसकी शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जमा कराई गई जो रिपोर्ट है ना, उसकी रोशनी में अपना फ़ैसला दी है। और जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शरीफ के जो मुंजमद बैंक अकाउंट्स हैं ना, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है ना वो वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। अब रिपोर्ट में क्या बताया जाता है जी, शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जो मुजरिमाना सरगर्मी है उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। और ख़बर के मुताबिक बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 माह तक जारी रहने वाली तहकीकात में जो 20 साल के माली मामलात हैं उनका जायज़ा लिया गया, और तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन भी की गई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। अब नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। अब खबर तो यही है कि जी बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब के कहने पर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात की, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात करने को नहीं कहा था। और एहसन इकबाल साहब यही बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने नाम नहाद जाली सबूत और नैब के दस्तावेज़ात का वो पलंदा बरतानवी एजेंसी को जमा कराया जो पाकिस्तान के अवाम के सामने लहराया जाता था। अच्छा, एहसन इकबाल साहब हुकूमत पर तंज के तीर चला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जी हुकूमत जाली खबरों की बात करती है लेकिन खुद जाली सबूत भी है। अब इसी कह लें कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उन्हें भी सुन लेते हैं, उनका क्लिप चलाइएगा। जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुकूमत को झूठा करार दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जी बरतानवी अदालत को ये बात नहीं पता कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, गुमराह करता है। और अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी, इस केस में अच्छे तरीके से जांच की गई, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद अदालत ने शरीफ ख़ानदान को बरी किया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपना वज़न बनाते हुए कह रहे हैं कि जी मुल्क का वज़ीर आज़म दुनिया में बेइज्जती का बाइस बन रहा है, और ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे जी मैं करप्ट लोगों का पीछा करूंगा, और आज वो खुद ही इस केस से इजहार ला ताल्लुकी कर रहे हैं। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब के बकौल 10 दिसंबर 2019 को नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल ने लंदन में
एनसीए के हुकाम से मुलाकात की और ईस्ट रिकवरी यूनिट के जो बैरिस्टर ज़िया नसीम हैं उन्होंने 11 दिसंबर 2019 को एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो असासाजात हैं उनकी तहकीकात शुरू हुई। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का दावा ये है कि इसके बाद जो ईस्ट रिकवरी यूनिट है उसके हुकाम की तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी को इस मामले में मुआवनत देने के लिए एक ईमेल भी भेजी गई थी। और मरियम साहिबा ये भी कहती हैं कि जी ये जो नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ हैं जिनकी तस्दीक बरतानवी अदालत में पेश करदा शवाहिद करते हैं, अब नून लीग इस अदालती फ़ैसले को अपनी फ़तह करार दे रही है। और शहबाज शरीफ भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट करते हैं। क्या लिखते हैं जी वो, ये ज़रा आप ट्वीट भी चलाइएगा, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइएगा। प्रोड्यूसर साहब, शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट अंग्रेज़ी में है जिसका उर्दू तर्जमा कुछ यूँ है। मैं वो लिखते हैं जी कि बरतानिया की अदालत का जो आज का फ़ैसला है सिर्फ मेरा या नवाज शरीफ का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का भी है, और यकीनन सच, झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और किरदार के कत्ल से ज़्यादा ताकत रखता है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब भी ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं ज़रा ये भी सुन लीजिएगा कि बरतानिया की अदालत से शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन करार दे दिया गया है। और ये वो कहते हैं कि जी बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की तरफ से किया गया है एक बहुत बड़ा मुँह जो पहले ही काला था मज़ीद काला हुआ। शर्म से डूब मरना चाहिए साहिबान एहतसाब को। अब एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत और एहतसाब के इदारों पर चढ़ाई कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत भी इसका भरपूर दिफा करती हुई नज़र आ रही है। कैसे? शहजाद अकबर साहब क्या कहते हैं जी कि ये केस बरतानवी एजेंसी एनसीए ने खुद बनाया है और बरतानवी अदालत के फैसला है वो नहीं दिया, बल्कि ये शॉर्ट ऑर्डर है और ये मशकूक ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक केस है जिसमें अदालत ने असासे बहाल करने का हुक्म दिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ही नहीं, था ही नहीं। ज़रा क्लिप चलाइएगा शहजाद अकबर साहब का। अच्छा, सुना आपने शहजाद अकबर साहब को। शहजाद अकबर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी रात देर तक मेरा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से रब्ता हुआ जिससे उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट का हुक्मनामा मिला। और क्या कह रहे हैं जी कि जी बरतानवी अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा 10 सितंबर को जारी किया था जिसे फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। दरअसल असास से मुंजमद करने का हुक्म वापस लेने का हुक्म है। और शहजाद अकबर साहब के बकौल वेस्टमिंस्टर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने 17 दिसंबर 2019 को 12 महीने के लिए 2 बैंक अकाउंट्स के साथ से मुंजमद किए थे, जिसमें एक सलमान शहबाज शरीफ और एक उनके वकील जुल्फ़िकार अहमद के नाम पर है। अच्छा, और मज़ीद क्या कहते हैं शहजाद अकबर साहब कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं उनकी बुनियाद पर सलमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद के अकाउंट्स पर असास से मुंजमद करने का हुक्मनामा हासिल किया था। साथ ही इन्होंने ये भी बात वाज़ेह की है कि जी बरतानिया में शहबाज शरीफ के हवाले से जो असास से मुंजमद करने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था। अब हुकूमत कहती है कि जी फैसला 10 सितंबर को आया और नून लीग अब खुशियां मना रही है। क्या नून किसी चीज़ से तवज्जो हटाना चाहती है? अच्छा, शहजाद अकबर साहब ये भी कहते हैं कि जी बरतानवी अदालत के फ़ैसले में शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र ही नहीं है। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। अच्छा, सुना आपने शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे हैं कि जी बरतानवी अदालत से जारी हुक्मनामा है उसमें कहीं शहबाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से बरी किया गया और ना ही उनके खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई मुकदमा था। अच्छा, एक ट्वीट भी किया शहजाद अकबर साहब ने, ज़रा देखिएगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वो क्या लिखते हैं जी कि बरतानिया के एनसीए ने खुद सलमान शहबाज की मशकूक ट्रांजैक्शंस की रकम को मुंजमद किया और बाद में इसकी जो मुंजमदी है वो ख़त्म कर दी गई। ना कोई मुकदमा था, ना कोई पाकिस्तान की शिकायत और ना कोई केस चल रहा था। अब खुद को बरी करार देकर धमालें डाल रहे हैं। कोई ये भी पूछे कि असास से मुंजमद क्यों हुए थे। अब ऑपोजिशन शहजाद अकबर साहब की बात का जवाब देते हुए ये दावा कर रही है कि जी शहबाज शरीफ से बरतानवी एजेंसी ने तहकीकात भी की और इन तहकीकात से मुतालिक खतूत भी नून लीग के पास मौजूद है। अब कह लें कि जो आग है ना वो दोनों जानिब बराबर लगी हुई है। फ़ारूक हबीब साहब नून लीग को जवाब दे रहे हैं। वो ट्वीट लिखते हैं, करते हैं, क्या लिखते हैं जी कि मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया है। और शहबाज शरीफ साहब और जो फैमिली के ख़िलाफ़ 7 अरब टीटीज़ केस के रेफरेंस की जो समाअत है वो नैब अदालत कर रही है। और ये जी रमज़ान शुगर मिल जो है इसके मुलाजिमीन के नाम पर 25 अरब के जो जाली बैंक अकाउंट्स हैं वो खोलने की जो तहकीकात हैं वो FIA कर रही है। लूडियाँ ना डालने, रसीदें दिखा। जबकि शहबाज गिल जो हैं वो भी फ़ारूक हबीब की जो बात है उस पर बाकायदा कह लें कि मोहर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका क्या कहना, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। आपने शहबाज गिल का मौक़िफ़ ये कि जी नून लीग ने बाजमात होकर झूठ बोला है, हुकूमत अपनी बात पर कायम है कि शहबाज शरीफ पर कोई मुकदमा नहीं था, इसलिए नून लीग अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। हुकूमत ये कहती है कि जी शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस पाकिस्तान में है और उनको यहाँ ही जवाब देना है
और हुकूमत ये भी कहती है कि शहबाज शरीफ और उनके जो ख़ानदान है एहतसाब के इदारों में तो कोई जवाब नहीं दे सकता। ऐसे में बरतानवी अदालत में सवाल के जवाब इनके पास कैसे आ गए? अगर शहबाज शरीफ बेकसूर हैं तो फिर वो यहाँ भी वही सबूत जमा करा दें जो उन्होंने बरतानवी अदालत में जमा कराएं और क्लीन चिट हासिल कर लें। अच्छा, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जी बाशमूल सलमान शहबाज के खिलाफ जो सबूत हैं, सबूतों से भरी जो तफसीलात हैं वो सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज़ात हैं, इनमें ये बताया गया है कि जी चाय वाले ने 7 करोड़ रुपए, घी वाले ने 4 करोड़ रुपए और ड्राई फ्रूट वाले ने 45 लाख रुपए मुंतकिल किए। इसके अलावा शुगर मिल्स के 57 जाली और 20 छोटे मुलाजमीन के जाली अकाउंट्स की तफसीला जो डिटेल्स हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। 25 अरब रुपए में से 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस गैर मुतल्लिका अफराद से मुंतकिल हुई हैं। अब ये तहकीकात शरीफ ख़ानदान के लिए नहीं कर सकती हैं, इसलिए हुकूमत ख्याल ये करती है कि नून लीग चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमे में तोसी है ना, वो नहीं चाहती है, इसीलिए खुलकर मुखालफत भी कर रही है। क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब किस तरह से चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये फैसला अवाम पर छोड़ना बेहतर है कि कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, कौन करप्ट है, कौन नहीं है। और अवाम बड़े समझदार हैं। मेरे ख्याल से अवाम को मज़ीद पागल अब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास के दौरान पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 122 अरब डॉलर से ज़ायद होने का इंकशाफ हुआ है। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि 3 साल में बैरूनी कर्ज में 26 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। इस तरह अब पाकिस्तान पे बैरूनी जो वाजिबुल अदा कर्ज है उसका हुजूम 122 अरब 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद है। अब दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा करते हुए आटे, घी, चीनी, दालों और चावल के साथ गैस और बिजली पर भी सब्सिडी ख़त्म करने का कह दिया है। और ज़राए क्या बताते हैं नाजरीन कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का आगाज़ है वो अक्टूबर में होगा, जबकि IMF की जानिब से ये कहा गया है कि आटे, घी, चीनी, दालों और चावल पर सब्सिडी ख़त्म करके सिर्फ एहसास प्रोग्राम में शामिल अफराद को ही टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं जी कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में हुकूमत को 1 अरब डॉलर कर्ज की किस्त जारी की जाएगी और मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए हुकूमत ने बिजली और गैस महंगी करने की तैयारियां भी कर ली हैं। अच्छा, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर अब बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़िज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़जाना और रहनुमा तहरीक इंसाफ फैज़ुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फ़ारूकी। जमील, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आप दोनों की तरफ, इससे पहले कि मैं आऊँ, हम गुफ्तगू का आगाज़ करें इस हवाले से जो बढ़ती महंगाई है और ख़ासतौर पर डॉलर की जो ऊँची उड़ान है उस पर आम जो हमारी आवाम है उसकी क्या राय है, वो इज़हार ख्याल करें। टीम ज़रा चलाइएगा जी। ये तो थी आवाम की राय जो आप दोनों मेहमानों ने सुनी। फैसल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर जमील आपकी तरफ आती हूँ। फैज़ुल्लाह साहब, 3 साल में जो बैरूनी कर्ज है उसमें 26 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है और आपको याद होगा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कर्जे ना लेने के दावे किए थे। क्या आपकी हुकूमत ने जो कर्जा है ये सूद अदा करने के लिए लिया या फिर मुल्क की मईशत को चलाने के लिए लिया, या PTI हुकूमत हम कह सकते हैं कि इतनी मजबूर थी ये कर्जा लेने के लिए? देखिए फ़िज़ा, पहली बात तो ये है कि आपने कायमा कमेटी बराए ख़जाना नेशनल असम्बली के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। तो हमारी जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी है उसको मैं चेयर करता हूँ। तो हमारी कमेटी में तो इसके ऊपर ऐसी एज सच कोई डिस्कशन नहीं हुई। लास्ट मीटिंग जो हुई है उसमें 2 चीज़ें जो थी उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। उसमें पहली चीज़ जो थी वो FBR के हवाले से थी, FBR का एजेंडा था, और दूसरा एजेंडा जो था वो SECP जो उनका बिल, उनकी जो अमेंडमेंट्स थी उसके ऊपर जो है वो हमने उन अमेंडमेंट्स को पास किया। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी में डिस्कस नहीं हुई। अब आपने बात की है जो आपने अपने इंट्रो में कर्ज़ के हवाले से, तो मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं हैं, बट ये फिगर्स इस तरह से नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्राइस हाइक के हवाले से आपने बात आपकी कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास के दौरान सब कुछ हुआ जो मैं जी
जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चेयर कर रहा था, तो फिर कोई और कायमा कमेटी होगी। मेरी कायमा कमेटी के अंदर तो ऐसा ये कोई डिस्कशन इस हवाले से चलें, नहीं ठीक है, हुई चलिए है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ठीक है, आगे ये चलते हैं। मैं ठीक है, आप कैटेगोरिकली अपनी कह बात रहा कंप्लीट हूँ। कीजिए और फैज उसमें ठीक है, जी, ठीक है फैज तो साहब अपनी बात कंप्लीट अभी कीजिए जो जी। इन्फ्लेशन के हवाले से मैं बता दूं, जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं, उनमें 33% जो है वो इंक्रीज़ है इन सितंबर 2021 जी कंपेयर टू विद द सेम पीरियड द ईयर बिफोर। यानी ये ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक, ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये प्राइस हाइक है, पूरी दुनिया के अंदर। आप इंग्लैंड ठीक में है, हालात देख लें, वहाँ पे जो फ्यूल स्टेशंस हैं, वहाँ पे फ्यूल अवेलेबल नहीं है। उनके जो स्टोर्स हैं, वहाँ पे उनके रैक खाली हैं, वहाँ पे फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर आप देख लें, वहाँ पे भी इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर। और इसकी मेन रीज़न्स जो हैं वो 3 हैं। सबसे जो बड़ी रीज़न जी है वो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ है पूरी दुनिया के अंदर। जो है वो 2020 के बाद जो है वहाँ 2020 में ही फ्यूल प्राइसेस राइज़ होना शुरू हो गई थी, और अब इस वक्त जो है फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो पीक के ऊपर हैं। और फिर जो बैड वेदर कंडीशंस हैं, उन्होंने भी मुतासर किया है। जो हमारी ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ियात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी इसको हिट किया है। और तीसरी चीज़ जो है वो कोविड-19 है, सही, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो पूरी तरह से चूँकि पाबंदियाँ थीं बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन के भी इश्यूज़ आए। ठीक, अब इस वक्त जो सही, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, तो इस वक्त जो कंटेनर्स की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं। यानी जो आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले जो प्राइस सपोज़ $1000 थी, तो वो इस वक्त कोई 5 गुना बढ़ के $5000 हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने सही, कंट्रीब्यूट किया है प्राइस हाइक के अंदर। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये फिनोमेना नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो पीक के ऊपर हैं। ठीक है। अच्छा जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपने फैजुल्ला साहब को भी सुना। जमील, आपको भी याद होगा कि हुकूमत ने तस्लीम में किया था कि जी उन्होंने IMF के पास जाने में देर कर दी है, और अब हुकूमत हर साल IMF से मुज़ाकरात करके जो अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफा किए जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह सिर्फ जो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं उसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी कुछ नाकिस पॉलिसीज़ हो सकती हैं? क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया फिजा। फैजुल्ला साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। साथ ही साथ इमरान जी खान साहब बजुज़ इसके के बाकी तमाम पॉलिटिकल क़यादत से ज़्यादा ईमानदार भी हैं, ज़्यादा जी ऑनेस्टी पर बिलीव भी करते हैं और एहतसाब पर बिलीव भी करते हैं। लेकिन जो पिछले 3 सालों में उठक बैठक हुई है मुआशी पॉलिसी को लेकर, उसके ऊपर एक जायज़ क्रिटिसिज्म बनता है और इसको गवर्नमेंट को भी सहना होगा। मतलब मवाजना यह किया जाता है कि ग्लोबल प्राइस इंडेक्स, बस 3-4 आप अंग्रेजी के अल्फाज थमा दें किसी के हाथ में, वो बैठकर इसके ऊपर मईशत भी चला देगा, वो आपको तज्जिया भी कर दे देगा। मतलब ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में तो इजाफा हुआ है, पर किसी मुल्क की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आप पर कैपिटा इनकम को भी कभी डिस्कस करेंगे कि आपके मुल्क के हर शख्स की जो आमदनी है वो कितनी है, और वही आमदनी अगर भारत में देखें तो कितनी है, बांग्लादेश में देखें तो कितनी है, मालदीव में देखें तो कितनी है, अमेरिका में देखें तो कितनी है। मतलब बाइंग कैपेसिटी बड़ी मैटर करती है। तो हम सारी चीज सिर्फ ग्लोबल प्राइस इंडेक्स के ऊपर डालकर ये तय नहीं कर सकते कि कीमतें अगर उधर ज्यादा हैं तो जी हमने उनसे तो कम बढ़ाई हैं। खान साहब को इस बेस के ऊपर कतई तौर पर वोट नहीं मिला था कि वो कीमतें बढ़ाते जाएंगे, महंगाई होती जाएगी। ये जितनी भी बातें इस वक्त चल रही हैं कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, रुपए की कदर क्यों गिर रही है, जी मामलात इतने हैं और इस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे कर दिया जाए तो ये हो जाता है। लेट्स कॉल इट स्पेड अ स्पेड। हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इस वक्त जितनी महंगाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ IMF का शख्साना है।
और एडमिटेंस का इतना फुकदान है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब नोटिस लिया जाता है तो उस वक्त कीमतें डबल हो जाती हैं। उसकी रीजन क्या है कि आपकी सप्लाई कम हो जाती है। आपको याद होगा, अभी ये पेट्रोल की बात कर रहे थे फजला साहब इंतहाई एहतराम के साथ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनली ज्यादा हैं, हमें पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई। बड़ी अच्छी बात है। जिसमें पेट्रोल $0 पर बैरल के हिसाब से बिक रहा था, उसको पाकिस्तान में प्राइसेस क्या थी? आप लोग कंट्रोल कर पाए थे उस वक्त कमी को? 25 रुपए कम किया आप लोगों ने टोटल। 85 रुपए पे लोगों को आप पेट्रोल मुहैया नहीं करवा पाए। जो पेट्रोल 85 में मिलना था वो हमने 145 में हाई ऑक्टेन की सूरत में खरीदा है जाके, हम सब ने। मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उस मोटरवे के ऊपर, मुझे 10 जगहों पर वो डलवाना पड़ गया क्योंकि आपको नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा था जी। आप यूटिलिटी स्टोर पे इस महीने की कीमतें जाकर देख लें। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 4 दफा चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया। मैं आप कहते हैं ना जी कीमत खाएं, दाल और चने खा लें, सफेद चने की फी किलो कीमत अंदाजा लगा लीजिए 40 रुपए इजाफा हो गया उसमें, 40 रुपए इजाफा हो गया। मतलब हद होती है हर चीज की। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर जो है वो 20 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे होकर हो गया है। मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि एक तरफ तो उस पैसे की कदर में कमी से, पैसे की कदर में कमी से जिन लोगों के इस मुल्क के अंदर पैसा रखा हुआ है वाफिर मिकदार में, बड़ा जो तबका है, अशराफिया है, उनके पैसे में बैठे बिठाए, जिसके पास फर्ज किया $1 करोड़ था, उसका बैठे बिठाए $1 करोड़ रुपए बढ़ गया, ठीक है। और उधर से आपके जो कर्जे थे उसमें आपने उसमें जंप लग गया, कहां से कहां पहुंच गए। आई मीन के वो जो $1 करोड़ जिसके पास थे उसमें $1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, उसको आप इलीगल मनी कह ही नहीं सकते, वो लीगल मनी है। किस किस को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है इस चीज से। फिर तो इसहाक डार ने जिस तरह पैसे रोककर हुंडी हवाले का काम करके किसी तरह से रोका हुआ था, रुपए की कदर को बेहतर रखा हुआ था, उसको तो आप फिर तो लोग कहेंगे कि यार वो ठीक थे कि कम से कम हमें उसके सम्राट तो मिल रहे थे। आप नोटिस लेते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं। आप चीजों को जमील में फैज साहब की तरफ भी जाती हूँ इन बातों के जवाब मुझसे भी। ठीक जी फैज साहब, जमील की बात आपने सुनी, आप किसी बात पे कमेंट करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछले साल ये कहा था फैज साहब की हुकूमत ने करंट अकाउंट जो खसारा है वो बहुत कम कर दिया और जो मुल्क की मईशत है वो अब जी सही समत में जा रही है। मगर सर अब फिर हम देख रहे हैं करंट अकाउंट खसारा है बढ़ गया है। क्या हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है या इंपोर्ट बिल बढ़ गया है? क्या वजह इसकी जरा आप समझा दें, आम बंदे को तो समझ नहीं आ रही है। फिर ऑपोजिशन आपको पता है कितनी तनकीद करती है पीटीआई हुकूमत पे। नवाज लीग तो वाज़ेह कह रही जी आप लोगों ने मईशत को तबाह करके रख दी है, महंगाई की वजह से आम आदमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाराज हो गया है। और वो कहते हैं इसीलिए कंटोनमेंट के इलेक्शन में पंजाब में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है क्योंकि लोग महंगाई की वजह से नाराज हैं, अवाम नाराज है आप लोगों से। देखिए फिजा, मैं आपको जो बात करूँगा, मैं तो थोड़ा बहुत चूँकि पढ़ने लिखने का शौक़ है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा। जब अभी जमील भाई बड़ा जज्बाती हो के बात कर रहे थे तो आपने भी बात की कि जी ये क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है, अब तो 3 साल हो गए हैं। मैं सिर्फ़ एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ मुआवजा कर लें कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिली तो उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या हालात थे, हमारी जो कर्जा जात थे बैरूनी तौर पे वो किस लेवल पर थे, हमारा करंट अकाउंट खसारा, हमारा ट्रेड डेफिसिट और हमारे पास क्या कुछ हमारे जो रिज़र्व्स थे वो किस लेवल पे थे। और जब एक सेटल्ड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान से वो हुकूमत छोड़ के भागे तो जो तालिबान को हुकूमत मिली उनको किस हाल में मिली। आप यकीन कीजिएगा कि तालिबान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर हालत में हुकूमत मिली। इसको आप कंपेयर करके देख लें, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से कि आप यकीन कीजिए कि जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोविड के दौरान दुनिया की मईशतें बैठ गईं, जी दुनिया की मईशतें बैठ गईं, तबाह बर्बाद हो गईं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क जिसके पास पहले ही कुछ नहीं था, पहले ही हमारी जेब खाली थी, इस मईशत को चलाना, फिर इस मईशत में टैक्स इकट्ठा करना, फिर अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना, उसको चलते रहने देना, फिर उसमें
एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना ये आसान काम नहीं था। अब आप देखें, अब आपने बात की है कि क्या वजह है कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस इसलिए है, अब अगर आप कोई मेजर पोर्शन देखे उठा के, मैं जमील भाई को भी कहता हूँ, उनकी गहरी नज़र है इकॉनमी के ऊपर, तो वो देखें कि जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो आपकी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे यानी बिज़नेस ने इतना बूम किया, वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ी है, यानी वहाँ पे कहते हैं कि वो बिज़नेसमैन नहीं है जिसने एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट खड़ा नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें, डिमांड में भी इजाफा हुआ है, पूरी दुनिया में स्टील की कीमतें बढ़ी हैं। अब देखें जो चीज़ें जो अब ऑयल की प्राइसेस की बात की है, तो क्या वो पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है ऑयल प्राइसेस को? अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इसमें किसी भी कमोडिटी की प्राइस अब पूरी दुनिया के अंदर जो कीमत होगी वही पाकिस्तान के अंदर भी होगी। आप सब्सिडाइज कर सकते हैं एक लिमिट तक। मुझे चले, मैं ब्रेक के बाद, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फैजुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद है, जमील फारूकी भी मेरे साथ मौजूद है। फैज़ साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ी थी, तो मैं सिंपल ही कहना चाहूँगी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात करते हैं। तो सर, जो आम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि फैक्ट एंड फिगर पर बात हो रही है, उनको फैक्ट समझ ही नहीं आते। बड़े मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, जिनको सीधी बातें समझ आती है। महंगाई हो गई है, महंगाई कदों कटेगी, कदों कम होएगी। हमारे पंजाब में तो ये सवाल पूछा जाता है। जमील, आप भी अग्री करेंगे कि हम एंकर्स हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग हमें जो भी मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि पुत्र महंगाई बहुत होगी, ये कब कम होगी। सर, आपसे तो बहुत से लोग सवाल पूछते होंगे, जिस जगह पे बैठे हैं आपसे हर बंदा ये सवाल पूछता होगा, आपकी अपनी फैमिली में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो आम लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है, फैज साहब आप अग्री करेंगे, एक आम इंसान की नफ्सियात देखें कि जब आप बता रहे हैं सब अच्छा है, इकॉनमी बेहतरीन हो रही है, करंट अकाउंट खसारे की बात हो रही है, ये सब सारी चीज़ें बेहतरीन बताई जाती हैं, तो फिर जो टीवी पे सुन रहे होते तो घर बैठा बंदा सिंपल एक सवाल पूछता है, फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? आप प्लीज़ उन आम लोगों के लिए आम अल्फाज में ज़रा उनको समझा दें कि फिर प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये फिक्स होगा, कैसे ये मसला हल होगा और कितने अरसे में ये हल हो जाएगा। फिर जमील, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी फैज साहब। जी, इसमें डॉक्टर फ़िज़ा बात ये है, जब से यूनाइटेड नेशंस ने गालबन 1961 से इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करके तो अपनी रिपोर्ट्स शाया करना शुरू की हैं, ये जो हाइक के हवाले से या इन्फ्लेशन के हवाले से, तो सिर्फ 73 से 75 के दरमियान जब एक स्पाइक आई थी, ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी, ये जो ईयर है उस वक़्त से लेके अब तक जो है, इस साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। मेरे भाई जमील साहब कर रहे थे कि पर कैपिटा इनकम की भी बात करें, तो उसकी भी बात करते हैं। तो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर जितनी महंगाई हुई है उस हवाले से पर कैपिटा इनकम लोगों का नहीं बढ़ा। ठीक है, कई मुल्कों में ज़्यादा, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट्स के पास जो अमीर हुकूमतें थीं या जो हुकूमतें अफोर्ड करती थीं, उन्होंने अपने लोगों को हेल्प आउट किया। मगरिब के अंदर जो हमारे जैसे ममालिक थे, अब इंडिया के अंदर जो है, जो कुछ जो लोगों के ऊपर बीती है ये कोविड के दौरान या कि नेबरिंग कंट्री के अंदर आप हालात को देख लें, तो आप यकीन कीजिए कि फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत हद तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं उनकी वजह से वो हालात नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे जिन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों के इक़्तिसादी हालात हमारे जैसे हैं या जिनकी इकॉनमीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के करीब हैं, तो जो उन ममालिक के साथ हुआ है वो पाकिस्तान के साथ वैसा नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको बताया है, 3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे नंबर 1 जो है वो ऑयल प्राइसेस जो हैं इस वक्त पीक के ऊपर हैं। कभी इतनी ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस इस लेवल तक कभी नहीं गई, जिस वजह से आपको पता है प्राइसेस बढ़ी हैं। नंबर 2 जो है वो कोविड जो है उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मुल्कों की एक दूसरे के साथ तिजारत,
जो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें थी ठीक। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर हर मुल्क ने इससे सफ़र किया है। सही। और नंबर 3 जो आपकी क्लाइमेट चेंज है, अब इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा आज से 8-7 साल पहले से इमरान खान साहब इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, और पूरे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त एक ड्राइव भी चल रही है और पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हो रही है जो क्लाइमेट चेंज है। तो उससे भी जो आपकी प्रोडक्शन थी, जो आपकी एडिबल आइटम्स हैं उनकी, तो उसकी वजह से भी ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। और मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि इस साल में जब से यूनाइटेड नेशंस ने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है, सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक इस साल के अंदर है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप फैजुल्ला साहब की किसी बात पे कमेंट भी करना चाह रहे थे। साथ जमील, ये सिंपल सा सवाल कि डॉलर जो है उसने भी ऐसी उड़ान पकड़ी हुई कि कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना महंगा हो रहा है, लोग कह रहे हैं डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई भी बढ़ेगी। अब ये सिंपल सी बात है, आम लोग जो आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते होंगे, फैज साहब को हम दोनों से ज़्यादा मिलते होंगे, वो तो सिंपल ये कहते हैं महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? अगर सब कुछ अच्छा है, मैशत अच्छी सही समत में जा रही, बेहतरीन आइडियल है, परफेक्ट है, तो फिर महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? जी जमील। देखें, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स का पॉलिसी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जरूर हूं। और जहां तक बात है जज्बात की, तो आम आदमी के लिए देखें, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए अगर हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए फी लीटर हो जाए, शायद मैं अफोर्ड कर लूं, आप शायद अफोर्ड कर लें, शायद फैजुल्ला साहब अफोर्ड कर लें, कुछ और लोग भी अफोर्ड कर सकते होंगे, वो पार्लियामेंटेरियन जिनकी 1.5 लाख 1,60,000 रुपए तनख्वाह है वो भी अफोर्ड कर लेते होंगे, पता नहीं कैसे करते होंगे। लेकिन असल मसला उन लोगों का है जिनकी अफोर्डेबिलिटी का मामला है। अब फैजुल्ला साहब कह रहे थे कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चले फिर बता दें मुझे इस वक्त एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत चल रही है, कितने रुपए इजाफा हुआ है आज के दिन में? आज के दिन में मुझे बता दें कितने रुपए इजाफा हुआ है, और ये भी बता दें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर मैं ग्लोबल इंडेक्स पे बात कर लेता हूँ। फिर जज्बात को छोड़ देते हैं, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, पूछ लें उनसे पहले। जी फैज साहब, जी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे जमील के सवाल? जी, जमील साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। इन ममालिक की पर कैपिटा इनकम अभी से नहीं, पहले से, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने से पहले से उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है पाकिस्तान से। उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं सर आप वो पाकिस्तान से ज़्यादा बता दीजिए ना। सिर्फ मैं जमील साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा, क्या ये इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है? और सिलेंडर को छोड़ दें, आप मुझे ये बता दें फी किलो जो एलपीजी है उसकी कीमत में आज कितना इजाफा हुआ है, कितना है फी किलो, कीमत बता दें मुझे बस। जी फैक्ट्स पे बात करते हैं सर। मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी सी जमील साहब, आप जज्बाती ना हो। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ मैं, एक बात को जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको तस्लीम कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लेना, सुन तो ले। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से कैपिटा इनकम ममालिक की ज्यादा है, लेकिन जो एलपीजी की बात एक्चुअल प्राइस सुन लें, फी किलो आज इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ मुझे ये बता दें। बात मुकम्मल करने चलें जमील, बात मुकम्मल करने बात मुकम्मल बात करने अब कहाँ से कहाँ निकल गई? जी बात मुकम्मल करने दे जमील साहब, आप मतलब इस तरह से तो नहीं होता। बात मुकम्मल कर, मैं एक चीज को तस्लीम कर रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जी फैसल मैं भी फैक्ट्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद हमने इस जो इनकम की डिस्पैरिटी थी, हमने इसको ब्रिज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद लोगों की जो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के अंदर है, वो उसका डिफरेंस कम हुआ है इन ममालिक के साथ। पहले से ही इन ममालिक का पर कैपिटा इनकम, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो पाकिस्तान से ज़्यादा था। बात करें कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम इन फिगर्स कितनी है डॉलर्स में, इंडिया में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है,
इसका नहीं पता तो कम से कम मुझे चलिए, सिर्फ ये ये बहस बता तो दें मेरे कि ख्याल से आप अभी खत्म नहीं होने लगी, लेकिन कितनी- प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जमील जी, फैज जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फैजुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील फारूकी आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।